the great work that they have done in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. मैं सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल से कम से कम जब से मैं 30 साल से पढ़ के जब से आया हूँ अमेरिका से, उसके बाद से मैंने कभी इतना मुश्किल गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुँच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं इसको हम हल करने के लिए हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। मैं आपको इससे पहले कि सारे बजट की तफसील दूँ, मैं आपको एक दो चीज़ें फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। तो इसका मतलब है कि 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है ये पावर सेक्टर लॉसेज होते हैं, इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो 500 अरब रुपए का एक और नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं, आवाम दे रही है। तो ये 16 रुपए भी आवाम दे रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये भी आवाम के ही पैसे हैं जो आवाम दे रही है और कहीं ना कहीं महंगाई में देती है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने में देती है, कहीं ना कहीं सूद रेट बढ़ने में देती है। तो ये भी आवाम दे रही है 16 रुपए, और 18-20 रुपए जो आप दे रहे हैं वो भी आवाम दे रही है। तो हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम हैं। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। हमारा बिल कलेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। आप जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सुकुम है। लेकिन ये जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा, अलार्मिस्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज़ मोर देन द डिफेंस बजट। सो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये 1600 अरब रुपए इज़ 3 times मोर देन द रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये आप सोचिए कि कितना बड़ा आपने इधर नुकसान किया है। फिर आते हैं हम गैस के शोबे में। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें PM पैकेज भी है। हम जो गैस दे रहे हैं वहाँ पे ये 400 अरब रुपए तो एक नुकसान हो गया। जो नुकसान नहीं नज़र आ रहा है ये कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं ना। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। और फिर आप किन को सब्सिडी दे रहे हैं? हमने पहले भी गुजारिश करी है कि आप देख लीजिए कि प्रोफाइल जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो कौन है, और जो सब्सिडी दे रहा होता है उसकी प्रोफाइल देख लीजिए। सब्सिडी एक पाकिस्तान का औसतन इनकम वाला आदमी दे रहा होता है, जिसकी इनकम 50,000 रुपये महीने से कम होती है, ये सब्सिडी दे रहा होता है। जो पेट्रोल की सब्सिडी ले रहा होता है वो उसकी इनकम जो है वो लाखों रुपए में होती है एवरेज पे। कोई कम भी होती है, कोई ज़्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज पे। इसी तरह जो बिजली के अलावा मतलब जो गैस की आप सब्सिडी दे रहे हैं दीगर इंडस्ट्रीज़ को वगैरह, तो आप उनको भी देख लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी को भी रीजनली नॉन कंपैरेटिव टैरिफ देना चाहिए। जिसको हमने मिल कहा है कि आप लगाएं, और उनको पिछली हुकूमत ने वो के वादा किया हो। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी, और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोज़गार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है, ये बात क्लियर है। और रीजनली कंपैरेटिव देंगे। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ती गैस मिल रही होगी तो हम अपने लोगों को महंगी गैस नहीं दे सकते। ये बात भी बड़ी क्लियर है मेरे लिए जहन में, इसमें कोई 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 तजब्जुब नहीं है। लेकिन आप इस तरफ देखें कि जो आप
400 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 200 अरब का मैंने आपको बताया कि सिर्फ SNGPL का नुकसान हो गया है। आप देखिए कि आपका 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है। PSO के पास इस वक्त 500 अरब रुपए की अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज से बड़े पैसे कमाएं, इसका टैक्स बढ़ा दें, और रोज़ मुझे कहते रहते थे कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगा दे टैक्स, जैसा हमने कुछ बैंकिंग कंपनीज पे लगाया है। और मैं हमेशा उनसे इल्तिजा करता था कि सर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 3 बड़ी कंपनियां हैं, हुकूमत की, और मुझे पता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए, तो मुझे ही सब्सिडी देनी पड़ेगी उनको, मुझे ही पैसे लेने के लिए। लेकिन जो हमने उनका हाल किया हुआ है, जो जिस जहाँ पे हम गैस के सब्सिडीज़ लेके चले गए, जहाँ पे हम गैस का हाल किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 20% मेरे ख्याल से SSGC के अंदर UFG है, यानी कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा जाती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। ये $200 मिलियन महीने का ये मुल्क कर रहा है, जिसका मतलब है $2.5 बिलियन। मैं अमेरिका जा चुका हूँ, दोहा जा चुका हूँ, 2 मरतबा बाहर ट्रिप कर चुका हूँ $1 बिलियन की नेक्स्ट किस्त के लिए। आप 2.4 भी, और मेरे साथ हामिद साहब भी गए हैं, आसिम साहब भी गए हैं, दीगर लोग, मैं डॉक्टर साहिबा गई हैं, और $2.4 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं हर साल, सिर्फ SSGC के सिस्टम से। शायद उतनी है, उससे थोड़ी सी कम SNGPL के सिस्टम से उड़ती है, हमें इस गैस का पता ही नहीं है। तो ये मुल्क को मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना होगा, वरना ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। आज ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें। ये पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, बावकार लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी होगी। हम उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कल भी कहा था, मैं फिर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, मैं और अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी, और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के बरखिलाफ़ खुद माहदा करा था इन्होंने ना, वो माहदे के ख़िलाफ़ जो इन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर, कभी सिंगापुर को चले जाते हैं और 6-8 साल तक वो नहीं आते, फिर वापस कराची या लाहौर या जहाँ पे भी रहते हैं वो। इस किस्म की हरकत करिए उन्होंने, इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं शायद। ये मुल्क किस तरह चलते हैं, मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फ़ैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फ़ैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर साहबा, यहाँ पे जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं बड़े प्रिविलेज लोग हैं, आप लोग भी सारे बड़े प्रिविलेज लोग हैं, जो काबीना में लोग बैठे हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जो कि आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे और उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी, आपके ज़मीर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अगर मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फ़ैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। बजट के अंदर आप देखें कि इस साल के बजट के अंदर जो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है, ठीक, ये मैं नंबर खोल लेता हूँ। शहबाज राना को मुझसे ज़्यादा नंबर याद होते हैं, कितने का डेफिसिट आता है? 4,600 का, 4598। अब 2 अरब का भी चलो खान साहब के खाते में ज़्यादा नहीं डालते, 4598 का डेफिसिट आ रहा है। पिछले 3 सालों में, ये 4 सालों में आप जब जानते हैं, और ये बड़ा आसान है, ये तो चेक करना भी इतना आसान है कि तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने किए। मैं फिर ये कहता हूँ कि 20 साल में जितना, 3-4 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है, उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। और आप देखें कि जिस साल में छोड़ के गया था उस साल 1499 अरब रुपए हमने डेट सर्विसिंग की थी, 1499 अरब रुपए। इस साल हमने 3,950 अरब रुपए का तखमीना रखा है, क्योंकि आप मतलब ये कि 2500 अरब रुपए और दे रहे हैं सिर्फ डेट सर्विसिंग में। ये 2 डिफेंस के बराबर हो गया। मतलब ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपया। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपये हम दे देंगे सूबों को,
तो 3,000 हमारे पास नेट बचता है और 2,000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 5,000 बचता है, उसमें से 4,000 आपने दे दिया सूबों को, सॉरी 4,000 दे दिए डेट सर्विसिंग में। अब 1,000 अरब रुपए रह गए। 1,000 अरब में पूरी हमको, आपको बता चुका हूँ कि 1,500 अरब रुपए, 1,100 अरब रुपए तो सिर्फ कैश हमने सब्सिडी दी है पावर सेक्टर को। 300 अरब रुपए से ज़्यादा हमने कैश सब्सिडी दी है उसको। 1,000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज़ देनी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सब को भी, फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है, जो कि सीरियसली सूबों के फूल से होने चाहिए, लेकिन वफाक देती है। तो ये फिर उसके बाद पेस्को होता है, यूटिलिटी सोर्स कॉर्पोरेशन होता है, दूसरी दीगर चीज़ें होती हैं। और अगर मैं ईमानदारी से अकाउंटिंग करूँ, अगर ये हुकूमत इस तरह अकाउंटिंग करे जिस तरह हम प्राइवेट कंपनीज को इंसिस्ट करते हैं, तो जो SOE के लॉस हैं वो अपनी बुक्स में लेने पड़े। तो 600 अरब रुपए वो चले गए। फिर जो सर्कुलर डेट है वो भी अपने बुक में लेने पड़े। तो 1,000 अरब रुपए गैस और पावर के मिला के वो चले गए। तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। ये मुल्क के अंदर मैं अब भी यकीन से कहता हूँ कि जितने वसाइल हैं इसके अंदर हमने इसका 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप देखें कि अगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास 600 अरब रुपए, 600 अरब डॉलर का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पर नहीं हो सकता? हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते थे। हर साल हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती थी, हमारी मैनेजमेंट अच्छी होती थी। क्या वजह है कि बांग्लादेश से हम आगे नहीं हो सकते? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो वेस्ट पाकिस्तान की GDP जो थी वो 40% पर कैपिटा ज़्यादा होती थी ईस्ट पाकिस्तान से। आप मतलब क्या वजह है कि हम मतलब इस नहज पे आ गए? मिसमैनेजमेंट है। और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के ख़जाने में ही डाल रहा हूं। और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। इस माली साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 7,000 अरब रुपए हम जमा करेंगे, 2,000 अरब रुपए हम जमा करेंगे। और उसके बाद अखराजात के अंदर हमने कोशिश करी है, टोटल अखराजात सिर्फ 3% बढ़ रहे हैं, 9,500 में सिर्फ 3% बढ़ रहे हैं। और अगर मैं डेट सर्विसिंग को निकाल लूँ तो मैंने टोटल अखराजात कम रखे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह कि हमने सब्सिडी काटी है। हमने पावर सेक्टर की सब्सिडी काटी है और गैस सेक्टर की सब्सिडी काटी है। अब अगर पावर सेक्टर और गैस सेक्टर को हम सब्सिडी देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई इधर आ जाएगी, मुझे बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखें। तो जब हम कोई चीज़ बढ़ाते हैं, अगर हम कोई टैक्स बढ़ाते हैं, अगर कोई बढ़ाते हैं, तो ये देखें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन है अगर ना करें तो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बजट के पर्टिकुलर नंबर्स पे डॉक्टर आयशा भी बात कर लें, एंड उसके बाद फिर मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा 2 मिनट बात करने के बाद। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्टर साहब ने आपको अब ये बिल्कुल वाज़े तौर पे हाईलाइट करने की कोशिश की कि हमें कितने मुश्किल हालात मिले, हमने किस तरह स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया है, मुश्किल फ़ैसले लिए। मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, मकसद पाकिस्तान को ट्रैक ऑफ ग्रोथ पे डालना है, जिससे हम निकल के चले गए थे कहीं हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे। आपको खुद पता है कितने बुरे हालात थे हमारे। अब पॉइंट ये है, ये तो हमने अचीव करना था, लेकिन जो बात मैं आपको एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि इन हालात में भी हमारी फ़िलॉसफी इस बजट की ये रही है कि इन मुश्किल इक़दामात का कम से कम असर पड़े एक आम आदमी पे। कम से कम हमने बहुत से इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। उसमें चाहे आप BISP की एलोकेशन देखें, चाहे आप पेट्रोलियम की उसमें जो हम 2,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो देखें, चाहे आप आटा, घी, चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं आप उसको देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर में फार्मर्स को जो हम लेकर आ रहे हैं उनको सब्सिडी दिए ताकि हम स्ट्रक्चरल एग्रीकल्चर पे बूस्ट मिल जाए और हम खुद कफील हो जाए, बाहर से हमें खाने पीने की अशिया इंपोर्ट ना करना पड़े ताकि बाहर के ममालिक का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ना आए, वो भी तो हम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप ये देखें कि हमने जो एडिशनल टैक्सेस लगाए उनमें से कहीं एडिशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है।
क्योंकि हमें पता है उसका बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। वो जितना एडिशनल टैक्स एफर्ट है वो उमरा पे है, जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे है, प्रॉपर्टीज पे है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे है। ये हमारा एक एफर्ट है कि हम इस बजट को एक आम आदमी पे बोझ ना बनने दें। और एक बात जो ये शहबाज राना और बाकी लोगों ने बहुत एम्फसाइज की, ये बजट में एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है। मैं एक गुजारिश आपसे करना ये चाहती हूँ, देखिए जो हालात बाहर ग्लोबल कम्युनिटी में हैं वो तो हमारे सामने है, कैसे सुपर साइकिल में दुनिया चल रही है, उससे तो हम कैसे बचेंगे। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, क्या हम ग्लोबल साइकिल बदल सकते हैं अपने लिए? नहीं। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो हमने बजट में क्या क्या किया। अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए वो एंटी इन्फ्लेशनरी था। अगर हमने इस अपने बजट में जो बेसिकली एग्रीकल्चरल पैकेज दिया वो एंटी इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि हम बाहर से नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर हमने ये बजट डेफिसिट कम करने की कोशिश की है वो भी एंटी इन्फ्लेशनरी है, कि हम नहीं चाहते कि कर्जे लें और हम आपके ऊपर इस पे आम आदमी पे इस पर बोझ डालें। अगर हम PSDP बढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आम जो डेवलपमेंट रहे, ताकि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट चलती रहे और उससे पॉवर्टी कम ना हो। और दूसरी बात, और वेरी इंपॉर्टेंटली, रिलीफ के मेजर्स। सो पॉइंट ये है कि जो बाहर के हालात हैं वो तो हम रोक नहीं सकते। हमने अपना घर में जो जिस हद तक कर सकते थे वो हमने आम आदमी का ख्याल किया है। हमने इन्फ्लेशन को कम से कम रखने की कोशिश की है। हाथ पांव बंधे हुए हैं हमारे, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो तो हमारे सामने, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस पे कर सकते हैं हमें क्रेडिट दें, वो हमने करके दिखाया है आपको। शुक्रिया। अच्छा, मैं 2-3 बातें आपको बता दूं जो डॉक्टर साहबा के हिसाब से मुझे वो है कि ये जो इन्होंने बात करी रिलीफ मेजर्स की, कि बिस्क के अंदर हमने तकरीबन 100 अरब रुपए, 35-40% हमने बजट बढ़ाया है। और ज़ाहिर है कि वो हमारे गरीब भाई बहनों की ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखने के लिए। हम ये जानते हैं कि बड़ी महंगाई का टाइम है और हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें, और हमने कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। 2-3 जो मसले हमको नज़र आ रहे हैं बजट के अंदर, जो अगले साल के अंदर, उसके हमने कुछ इंतजामात किए। एक जो बड़ा मसला है वो खुर्दनी तेल का है। इस वक्त पाम ऑयल जो है वो $1600 $1700 का हो गया है। कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के सदर से बात की खुद। हम पहले मेरे भाई मुर्तज़ा महमूद साहब बात करते रहे उनके वज़ीर से, कल उनके सदर से हमने इस लेवल पे लेके चले गए और मुर्तज़ा साहब चले भी गए इंडोनेशिया। और हम अभी भी जाके यहाँ के थोड़ी देर बाद में मैं खुद भी मीटिंग चेयर करूँगा एक इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड ऑल दैट, क्योंकि इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया था। लेकिन मसला ये है कि इतना महंगा हो गया है तेल कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जो बहुत ज़्यादा मैंने जो मराद दी, और मैंने सीरियसली उनको बुला के कहा कि मैं आपको मराद दूंगा ऑयल सीड्स के ऊपर। हमने एक पैकेज रखा है 20 अरब रुपए का, हम इसके अंदर इंटरवेंशन प्राइसेस भी देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। कनोला पाकिस्तान के अंदर, कनोला एक हाइब्रिड होता है उसका सरसों का। हर जगह पे हर पाकिस्तानी सरसों का साग खाता है, मकई की रोटी खाता है। मकई से आप तेल बना सकते हैं, सरसों से तेल बना सकते हैं। कनोला उसका हाइब्रिड है, उससे तेल बना सकते हैं। इसकी ग्रोथ नहीं है, तो इसकी पैदावार नहीं है, तो इसके लिए हम नया एरिया थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हम अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि $750 to $1 बिलियन का ऑयल सीड्स जो है वो हम मज़ीद पैदा करके यहाँ पे बताएंगे। तो ये एक अगला साल में हमको एक मसला नज़र आ रहा है जिसके लिए हमने कोशिश करी है। दूसरा ये कि एक टाइटनिंग आएगी फिस्कल पॉलिसी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इतना डेफिसिट कम करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी की टाइटनिंग होगी। अगर आप बैंकों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर आप साहिब सरवत लोगों से 50 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2%, अगर आपने 30 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया, 30 तो 2% टैक्स मजीद लगा दिया है। अगर आपने घर की लेन देन पे प्रेजम्पटिव इनकम टैक्स 1% से 2% कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी हैं जिनकी ओवरसीज़ जायदादें पड़ी हुई हैं जो डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर अगर 1% टैक्स लगा दिया है। वेकेंट प्लॉट्स पे प्रिज्यूम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो हमने टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है। एक जगह पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा
इस साल के अंदर अभी फ़ौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर ज़ाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शहबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। इसी तरह हमने पहली मरतबा एक कोशिश करी है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को फिक्स टैक्स कर हम लोगों को रेट में लेकर आएँ। और चेयरमैन साहब ने, आसम साहब ने मुझसे ये कहा है कि 25 लाख दुकानदार को इंशाअल्लाह ताला इस साल टैक्स नेट में लेके आएंगे, तो पहली मरतबा उनको टैक्स में लेकर आएंगे। हमने और भी छोटी छोटी चीज़ें की। हम सिर्फ 3,000 से, आम दुकानदार को सिर्फ 3,000 से 10,000 रुपये में देंगे और उनसे फाइनल होगा। उसके बाद इनको एक सिर्फ रिटर्न भर दें, टैक्स दहंदगान बन जाए, उसके बाद इनको कोई इनसे वो नहीं होगा। एक बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और इनको बहुत ही माइल्ड टैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक कि उनको बड़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी की। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की हैं करने की। कुछ ना कुछ अभी अगले 15 दिन के अंदर असेंबली के अंदर डिबेट होगी, सेनेट में डिबेट होगी, कुछ ना कुछ हुक्म ज़रूर रह गए होंगे। आपको पता है कि ये रातें जाग के लोगों ने काम किए हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वज़ीर आज़म ने एक आध चीज़ जो मेरी जो सिफारिशात थी उसको मुस्तरद भी किया है। तो कुछ 15 दिन में कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस होंगे, बट दैट इज दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। तो थैंक यू वेरी मच। और इस बार शोएब निज़ामी साहब से लास्ट टाइम सवाल नहीं पूछवाया था, तो ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, इससे शुरू करवा लेंगे। काफी हद तक ये कामयाब हो सकेगी, पूरी कम हो सकेगी। आपको तो ये भी बताया गया था कि अगर हम अपने जो कोर्स है उनके ऊपर स्केलर लगा दें, क्या लगा दें, माइक करीब ले आएं, स्केलर लगा दें कस्टम कोर्स के ऊपर 200 रुपये का टैक्स हासिल हो सकता है। ये भी चली जाएगी और टैक्स रेट उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? अच्छा नहीं, हमने ये बात की थी कि ये लीकेजेस का एक अंदाज़ा है कि 3 ट्रिलियन होंगे और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर एक टास्क फोर्स जो है वो काम करेगी। तो अब ये इनकी मर्जी है, वो सिर्फ शोएब निज़ामी के पास मैंने कह रहा था। एक मिनट में तो वज़ीर आज़म साहब ये काम करेंगे। स्कैनर का कोई चेयरमैन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो जो हमारा लॉ है उसके अंदर लीगल प्रोविजंस कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने इन्फोर्समेंट करनी है वो सारी प्रोविजंस हमने डाल दी हुई हैं। सेकंड पार्ट ये है कि जी अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्कैनर्स जो हैं वो कुछ तो लगे हैं कस्टम्स के, कुछ अभी आ रहे हैं क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, ट्रैक एंड ट्रेस है, POS है, वो नेक्स्ट ईयर में उनका स्कोप भी हम एनहांस कर देंगे। जी मेरा नाम सैयद मुशर्रफ सर, ये बताया ज़ात कश्मीर का जो आपने 5 शहरों का कट लगाया, तो ज़ात कश्मीर गवर्नमेंट और मुस्तरद कर दिया, इसके बसर आप थैंक यू। देखिए ये बात दुरुस्त है और जो मैं शुरू में गुजारिशात कर रहा था कि हमने कहाँ पे हर जगह पे हमने कोशिश करी है कट लगाने की। वफाकी हुकूमत के भी खर्चे हमने बहुत जगह पे कट किए हैं। कल हम आप देखें कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ के बजट भी कट किए हैं। लेकिन अगर कोई लाइक आई सेड कि अगर कोई ऐसा मसला है और हमारे कश्मीरी हमारे भाई हैं और उनकी वज़ीर आला मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन हमने हर जगह पे कट लगाने की कोशिश की है। जी आपने ईमानदारी की बात की अकाउंटिंग में, तो क्या आर्मी का बजट 2400 रुपये में सब कुछ मिला ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें। और सेकेंडली आपके नंबर्स मैच नहीं करते, जितना इंक्रीज आपने किया है प्राइसेस में, तो उसके हाथ से आप ओवरऑल साइज का तो आपका बजट ओवर शूट नहीं करेगा। प्राइमरी 17 साल में भी जो शो किया है 152 अरब का, ये आपका काम हो जाएगा। ये ओवरशूट वाली ज़रा बात फिर से समझा दो, मुझे समझा नहीं हो। आपकी सर प्राइसेस एनर्जी की तमाम प्राइसेस आपकी ऊपर जा रही हैं, फ्यूल कॉस्ट आपकी ऊपर जा रही है, पेट्रोल की भी आपने 50 रुपये की लीटर जा रही है, तो आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो तो पड़ेगा। आपका अपना बजट भी गवर्नमेंट का, मिलिट्री का बजट वो आउट हो जाएगा, सिविलियन गवर्नमेंट का बजट आउट हो जाएगा। मिलिट्री को आपने 2.7% इंक्रीज डिवाइस के ऊपर दिया है, ऊपर वाले निकाल के बताओ 2400 के ऊपर बात में 1500 आपका जो दूसरा है सिविलियन गवर्नमेंट का 550 रुपया है, ये भी आपका आपने अंडरस्टेट किया होगा यहाँ पे बजट एपरेंटली, क्योंकि जितनी ये इंक्रीजेस आ रही हैं आपने भी पे करनी है मेरे साथ, तो वो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये सारे नंबर्स आप एडअप करते हैं, ट्रू बजटिंग करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल साइज ऑफ द बजट है इट विल क्रॉस ₹10,000 बिलियन। आप कैलकुलेट करके देख लें, तो अगर आपका प्राइमरी सरप्लस नहीं होगा which you have to relate to the IMF, तो फिर आपकी सारी एक्सरसाइज आप सवाल समझ लिया मैं आपको। देखिए एक पैसा इज़ अकाउंटेड फॉर इन द बजट।
आपने जो ये फरमाया कि हमने जो सैलरी रेज दी है, तो सैलरीज अक्सर नीचे लिखी हुई होती है सैलरीज एंड प्रोविजन। इस बार हमने प्रोविजन रखे हैं 200 अरब रुपए के। नहीं, आप हिसाब में आपको करके दूंगा, इसमें पैसे बचते हैं। वो कह रहे पिछली बार कोविड भी था उसमें। हाँ, लेकिन उसमें ये जो अभी हमने सैलरी इंक्रीज दी है उससे मेरे पास अभी भी तकरीबन 100 अरब रुपए, थोड़े से उससे कम बच रहे हैं प्रोविजंस के अंदर। तो एक तो ये बात है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो कोई इसमें मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि जो हम आपको तो सारे पेपर मिल जाते हैं कि हमने कोई इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारे देखिए, ये जो हम बजट देते हैं ना, ये कौम को उसके पैसे का बजट दे रहे हैं। हम बजट जो है वो आपके टैक्सों पे चलता है, ये मुल्क आपके पैसों से चलता है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आप तो हमारे वो हैं, अपने एम्प्लॉयर्स हैं, तो आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो नंबर्स हैं वो दिख के दिए हैं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी का बजट क्या है, तो वो भी 523 इनके क्या बजट है और कितने ग्रांट्स हैं, वो भी सब कुछ लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी है। जो मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी की सारी लिखी हुई है। जी मैं आऊँगा जी। एक तो ये कि 440 अरब के टैक्स मेजर्स प्लस 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी, तो ये दो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू के मेजर्स हैं। महंगाई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 11.5%, वो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी से और ये सारे मेजर्स लेने से महंगाई तो बहुत ऊपर जाएगी अगले साल। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि EOBI के तहत जो लोगों को बेनिफिट मिलता था और उसके लिए भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो लोगों को कुछ कंप्लेंट्स हैं कि वो थोड़ी विकास करें। देखें, जो टैक्स मेजर्स हमने लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर इनकम टैक्स थोड़े से किसी के बढ़ाए हैं, सुपर टैक्स बढ़ाया है, बैंकों से जिन्होंने बैंक जो ADR कम करते हैं, एडवांस टू डिपॉजिट, ये आप लोगों को सब पता है, लेकिन अब पब्लिक के उसके लिए कह दूँ कि बैंकों की आमदन के 2-3 ज़राए होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने, गवर्नमेंट को कर्ज देना शुरू कर दें। गवर्नमेंट को कर्ज देते हैं तो उसके अंदर उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और कोई गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, तो वो आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो हम चाहते हैं कि वो छोटे ताजरों को दें, किसानों को दें, बिजनेसेस को दें, जिससे कि मुल्क में नौकरियां पैदा होती हैं। बैंकों को अगर वो दे रहे हैं किसानों को, छोटे ताजरों को, बिजनेसेस को, तो उनका टैक्स रेट कम होगा, और अगर वो नहीं दे रहे तो उनका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो ये ADR के हिसाब से हमने किया हुआ है। इससे मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों पर टैक्स ले रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर जब PDL लगेगा तो PDL जो है वो तो इन्फ्लेशनरी टैक्स है। जी जी जी। मैं एक बात और गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, इस बजट में हमने और उससे पहले हमने वो मेजर्स भी लिए हैं जो POL की कंजम्पशन कम करें, जो इंपोर्ट को कंप्रेस करें। ये दोनों मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करेंगे। हमने हो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी और वो पास ऑन हो रही थी, नज़र आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी, आप इसमें भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन कम है, इंपोर्ट कम है, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी है। और जो बाकी के मेजर्स हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये हम एम्बिशियस ज़रूर है, बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। EOBI का मैं अभी हमने EOBI की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको एड्रेस नहीं किया, वो कर लेंगे थोड़े दिनों में। जी अभी हमारा तो जो एक बड़ा मसला है मईशत का, वो SOEs की परफॉर्मेंस है। इस गाड़ी की प्रोसीड आपने सिर्फ 96 रखी है, उसमें 2 प्रोजेक्ट तो रेडी टू सेल हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, उसमें बहुत काम भी किया है। प्रोग्राम काम को किया अंदर से हमारे हुकूमत के साथ नहीं है। दूसरा सर, पहले जब आपकी पॉलिसी होंगी कि आपने जो फाटा के कुछ डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए थे उनको 2023 तक टैक्स एग्जेम्पशन नीति के अंदर कोई टैक्स नहीं है, उसको गाइड करना। अभी इस बजट में उनको FAD लगा दी गई है, जब उसकी प्रोजेक्शन नहीं, अगर बजट बुक्स में है तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ, कोई फाटा के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। पिछली हुकूमत ने, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत में 2018 में एक नया टैक्स लगाया था और 2021 में शायद ये शौकत तरीन साहब ने वापस ले लिया था, और अभी उसके एक आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चल रहे हैं, उसका मसला हमको सॉल्व करना है। लेकिन हमने तो मैं खुद वज़ीर ख़जाना था जब हमने फाटा को ब्रेक दिया था, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। मेरे ख्याल से आप भी डबल चेक कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ बारी बारी कर लें जी। SOEs पे आपका सवाल ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन का क्या प्लान है। देखें, प्राइवेटाइजेशन का प्लान करना चाहिए। SOEs के अंदर आपकी जो बड़ा प्रॉब्लम है, देखें ये 10-12 कंपनियां हैं, ये बाकी छोटी छोटी कंपनियों को छोड़ दें, 10-12 कंपनियां हैं। एक आपकी 8 या 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं,
दो आपकी बड़ी तेल अपने गैस की कंपनीज हैं, दोनों सुई कंपनियां, लेकिन सबसे पहले जो है वो और PIE और स्टील मिल, और अगर कभी आप रेलवे को कंपनी करके वो कर लें तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन प्रेजेंटेशन भी ली है, मैं नहीं जा सका था। हमारा पूरा इरादा, और जो आपने उसकी निशानदेही कही जो बिक्की बलोकी और बिक्की और हवेली, वो भी रेडी टू सेल है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे। मेरी बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन से, लेकिन मैं अशरफ भाई, हमको प्राइम मिनिस्टर का पूरा इरादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हम कुछ कंपनीज के शेयर्स भी ऑफलोड करेंगे मार्केट में या डायरेक्टली, और आप ये भी देखेंगे कि हम एक दो बड़ी कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन मैं अभी ये कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरा एक छोटी सी वजाहत है, अब 2 क्वेश्चन है छोटे-छोटे। वजाहत यह है कि जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, इसका इतलाक क्या जो एडवांस रिलीफ है उसको मर्ज करके उस पर होगा, या पहले मर्ज करेंगे और बाद में होगा? दूसरा जो इफेक्टिव अलाउंस अफरान को देने की जो काबीना ने उनको अप्रूवल दी है, क्या वो भी इसी बजट में लागू होगी? और जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि आपने कहा कि पिछली हुकूमत में जो है वो मुआहदे की खिलाफवर्जी करके जो है वो मुल्क को इंटरनेशनल लगाया। अगर इंटरनेशनली किसी मुआहदे की खिलाफवर्जी होती है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या आपने गवर्नमेंट के साथ अंडर हैंड डील कर दी है? क्योंकि आपने आपने कहा था कि जो काजी फायदा केस में जो सेक्शन 1 to 6 थी उसमें अमेंडमेंट करके पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने खुद को और अपने उस वक्त के चेयरमैन को एनआरओ दिया था, आप उसको अमेंड करेंगे, वापस करेंगे, वो भी इसने वापस नहीं की। और दूसरा ये कि ये जो मुआहदा किया है इसकी भी वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है और मुल्क की महल तक पहुँचाया है तो आप उनको ये बताने के लिए तो नहीं बैठे ना कि उन्होंने वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है तो इदारे आपके पास हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, उस दिन भी गालिबन ये बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस करूं। जो खान साहब ने जाके हमारे ऊपर केसेस करे थे उसी में 4 साल बिगाड़ दिया और मुल्क को इस नहज पे ले आया। अगर आज मुझ जो बिगाड़ हुआ है उसमें एक बड़ी वजह ये नहीं है कि खान साहब जनरली नाअहल थे, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, वो तो है कि वो नाअहल थे, खुद भी नाअहल थे, टीम भी उनकी नाअहल थी, और उसके अंदर ये भी मुझे पता है कि खुद बुद्ध के अंदर भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे। कभी यहाँ हमने सब ने हीरे की बात सुन ली है, हम सब ने रावलपिंडी रिंग रोड में क्या हुआ है उसकी बात सुन ली है, हम सब ने सुन लिया है कि 48 रुपए की चीनी बेच के 96 रुपए की चीनी आई है, हम सब ने सुन लिया है कि किस तरह तहाइफ दिए जाते थे, अब तहाइफ का नाम दिया जाता है रिश्वत को। ये सारी बातें हम हमारे सामने। लेकिन अगर वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने काम छोड़ के अपना इमरान खान के पीछे लग जाऊं उसको प्रोसिक्यूशन करने में, तो फिर अपना काम कौन करेगा? तो ये एक ठीक है, हुकूमत के कुछ इदारे होने चाहिए जो ये करते हैं, आपकी बात दुरुस्त है। वो जो आपकी बात है वो एकदम बात वाली वतन वाली बात है, वो अगर रह गई है तो उसको, मैंने कह दिया था, वो रह गई है तो उसको हम अमेंड कर लेंगे। ये जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो क्लॉज था, ये जिस ऑर्डिनेंस के तहत आया था वो लैप्स हो गया, इसलिए ये दोबारा से रिवाइव हो गया। ओके, उसको इनायता बजट में लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बात जी, तनख्वाह इजाफा जो है वो अभी मुझे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 2017 के पे स्केल पे लगी है, तो पहले वो तनख्वाह में लगी, उसके बाद फिर वो मर्ज हो। नहीं, ये हामिद साहब जवाब देंगे। 17 के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट जो आते हैं वो सारे जैसा जरा माइक करीब कर लें। सर, आपने जो ये बजट पेश किया है इसमें आपने क्या करेंगे डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन का बजट है, और दूसरी तरफ ये है कि आपने जो पेट्रोलियम लेवी निकालने का फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट और पेट्रोलियम लेवी आप लगा रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या आपका रियलिस्टिक है? दूसरी चीज़ सर, मैं छोटी सी बता दी कि आप डेट सर्विसिंग की बात करते हैं, एसओईज की बात करते हैं, और जो आप फेडरल गवर्नमेंट के फिस्कल कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो ये NFC वार्ड जो सातवां हुआ था ये आपके दौर में हुआ था सर, जो आपने कि आपकी गवर्नमेंट, तो उसमें एक कमीशन थी कि ये प्रोविंसेस जो है टैक्स रेशियो इंक्रीज करेंगे, वो आज के कितना ऐसा हो गया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो डेट सर्विसिंग में हमें नहीं पता कि डेट सर्विसिंग जो इतनी कास्ट बढ़ रही है, ये क्या गवर्नमेंट ने दी थी उसकी वजह से बढ़ रही है, या ये जो BDI गवर्नमेंट ने दी है उसकी वजह से बढ़ रही है? एसओईज के इशूज बहुत अच्छे से चल रहा है, किसी गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट आके ये कहती है, लेकिन किसी ने कोई मुकम्मल नहीं किया इसका।
मैं देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि PMLN ने लिया या PATI ने लिया या किसने लिया है, डेट सर्विसिंग तो हमें करनी पड़ रही है। लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, तकरीबन सब मिलाकर शायद 9 या 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। जितनी मियाँ नवाज शरीफ ने अपने 9 या 10 साल में 3 अदवार में डेट ली, उससे डबल इमरान खान ने पौने 4 साल में डेट ले ली, उससे डबल, शायद डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये बात पहले रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि नवाज शरीफ से डबल डेट इमरान खान ने बढ़ाई, और नवाज शरीफ 10 साल वज़ीर आज़म रहे तो इमरान खान पौने 4 साल रहे जितनों ने लिया आज तक हैं। और ये बात जो मरीम बाजी भी मुझे याद दिला रही हैं कि जितनों ने, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और जितने मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी इस्माइल इकबाल चुंदरीगर, जितने वज़राए आज़म आए पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आप फौजी वो भी देख लें, सदूर, अयूब खान, याया खान, जनरल ज़िया, मुशर्रफ साहब, दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके नीचे मोहम्मद खान जुनेजो, ज़फ़र जमाली, शौकत अजीज़, जितने वज़राए आज़म आए, आखिर में फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और नासिरुल मुल्क, और उससे पहले मुइन अफजल जो कि केयर टेकर था, उन सब, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी, उन सबको गिनने, और 15 दिन के लिए वो भी आए थे जो बलकशेर मज़ारी, उन सबको जितना डेट लिया उसका 80% डेट इमरान खान ने लिया। ये याद रखिएगा आप। तो अगर इमरान खान आइंदा कभी बोले ना कि मैंने डेट में कम उधार कम करने आया हूँ, तो इससे पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जी देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी बिल्कुल टारगेट्स हैं हमारे, बिल्कुल हमारे टारगेट है। लेकिन पहला टारगेट हमारा जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। पहला टारगेट हमारा जो है वो मुल्क को ऐसी नहज से हटाना है जहाँ पे इमरान खान छोड़ के गया है। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क के फाइनेंस को बचाना है। दूसरा टारगेट हमारा जो है वो हमारे अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देनी है जब हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल और डीजल स्कीम निकाली है, जिसके तहत 786 में, एक मरतबा ये बता दूं फिर से ताकि जिनको फ़ोन करना है वो कर लें, मैसेज करना है वो कर लें। 786 पे जो हम को नंबर्स भेज सकते हैं, जो हमारी बहनें 786 पे जो नंबर भेज सकते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भेज सकते हैं, CNIC कार्ड का आप भेजें। अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है और अगर आप NSP या NSPR के सर्वे में हैं तो हम आपको फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के अंदर, जून के महीने में 2,000 देंगे। और एक मरतबा आप रजिस्टर हो गए तो अगले सारे साल 2,000 मिलते रहेंगे। और जो बिस्प की ख़वातीन रेसिपिएंट्स हैं उनको तो इसके अलावा मिल ही जाएगा 2,000 रुपये। तो हमने ये गरीबों की जहाँ पे हम कर सकते हैं कोशिश की है। हम सारा साल इंशाअल्लाह ताला आपको यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अंदर सस्ता आटा और सस्ती चीनी बेचते रहेंगे। और मुझे पता है कि मेरे भाई हमज़ा ने पंजाब में भी ये प्रोग्राम किया है सस्ते आटे का। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी तीनों वज़रा से, वो भी मेरे भाई हैं, मुराद अली शाह हुए, महमूद खान साहब हुए, कुद्दूस बसिंजो साहब हुए, कि वो भी सस्ता आटा और सस्ती चीनी के ऊपर तवज्जो दें। जी जायजा लेने की जरूरत है, सूबों और आता है जो मामले हैं उसको देखने की जरूरत है। दूसरा से ये बता दें कि इस वक्त हमारे जो टैक्स केसेस हैं वो तकरीबन 1300 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं। कुछ इतलात ये हैं कि IMF की जानिब से इस पर खासी मेहनत की गई है और ये मुतालबा किया गया है कि ये पूरी तौर पर इन केसेस को जो है ना वो या तो रिकवरी में आए या फिर इन केसेस को खत्म किया जाए। दोनों बात ये जो केसेस की बात है, इस पर मैं कह दूं कि जो हमने कल एक चीज़ की है वो बड़ी मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट है। ये शायद आप लोग अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो ADRC का हमने किया है, अभी तक ये था कि जो अमला डिसाइड करता था कि कौन इसका ADRC का हेड होगा। अब हमने कहा है कि FBR एक सेलेक्ट करेगा, एक सेलेक्ट जो बिजनेसमैन है वो डिस्प्यूट वाला करेगा, और वो दोनों जो रेफरीज हैं वो मिलकर एक तीसरा रेफरी जिसको अंपायर बोलते हैं वो चूज़ करेगा। और जो 2 लोग फैसला करेंगे वो फैसला माना जाएगा। दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि जितने केसेस हैं, ये मेरी ऑफ़र है तमाम बिजनेसमैन को, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, कि जितने केसेस आपके FBR के अंदर हैं, आपके कोर्ट्स में हैं, अगर आपको केस वापस देना चाहते हैं, हम भी रेडी हैं केस वापस देने के लिए। आइए ADRC में बैठते हैं, 2-3 महीने में रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमने खुद रिजॉल्व करने हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि ये मैं FBR के रेवेन्यू के लिए भी रिजॉल्व नहीं करना चाहता हूं। अगर उनका किसी बिजनेसमैन का लेजिटिमेट हक है, हमारी से गलती है, तो हम उसको पैसे वापस देंगे। अगर हमारा हक है तो हमको पैसे मिल जाएं। और लेकिन ये रेवेन्यू मेजर नहीं है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर है कि ये आसानी हो जाए लोगों को। मैं तो वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की है कि NFC बिठा लें। देखिए, एक मसला जो है, जो तैमूर जगड़ा साहब भी कहते हैं और एकदम लेजिटिमेट बात है उनकी, कि KP की पॉपुलेशन बढ़ गई है जब से फाटा का इंतज़ाम हुआ है।
तो लेकिन उसको केपी की पॉपुलेशन को उसका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर एक मरतबा बैठ जाए, 10 साल से आप नहीं बैठे हैं, मतलब बैठे हैं कुछ वो नहीं कर सके, एक मरतबा बैठ के बात कर ले, अगर नहीं करना तो यही पुराना फैसला चलता रहेगा, लेकिन अगर कुछ बात कर लें एक मरतबा तो ये सब भाई आपस में बैठ जाएं, क्या मसला है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन कि नेशनल इकनॉमिक फोरम पे महमूद खान साहब खुद तशरीफ नहीं लेकर आए, मुझे बड़ी सीरियसली अफसोस हुआ। मतलब वो मुल्क के चीफ मिनिस्टर हैं इस एक बड़े सूबे के, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और हम तमाम वज़राए आज़म और वज़राए आला और सारे रेलेवेंट वज़ीर बैठे हुए हैं और पीएचडीपी की बात कर रहे हैं, जिसमें केपी भी हमारा मतलब हमारा फेडरेटिंग यूनिट है, हमारे भाई हैं, तो महमूद खान ना आए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या मतलब क्या वो थी कि वो ना आए। जी प्राइम मिनिस्टर ने एनएफसी रिकॉन्स्टिट्यूट करने का कहा। ऐसा है कि आपने IMF से और चीन से जो तो क्या ये हम ये अज्यूम करें कि आप IMF और चीन के साथ मामला, और दूसरा ये पहला वाला थोड़ा दोहरा दें क्या नहीं सर, मैं समझा। IMF और चाइना से जो रिसीव हुई है वो आपके बजट में रखी है, इस करंट ईयर में 490 मिलियन रखी थी, जो नेक्स्ट ईयर उसमें कोई अमाउंट नहीं आने रखी। तो क्या ये अज्यूम किया जाए कि IMF का प्रोग्राम नहीं होगा, चाइना के साथ हमारे मामला सेटल नहीं हो रहे। सर आपके ख्याल में जो सारे आपने इकदाम किए हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर और खासकर टैक्सों में और आपने ये भी देखा कि आपके जो BSP के उसके जो एलोकेशन है वो बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में अगले साल और कितने लोग होंगे जिनको आपको GSP की स्केल में आना पड़ेगा और उनको भी मेरी ख्वाहिश है कि जी जो आपने पहले इस बात में आपने जवाब दिया कि ये आज़ाद इस किस्म की जस्टिफिकेशन देते हैं कि जो सरकारी अफसरान के लिए अलाउंस की अपना बात जी जी मैं बात करता हूँ। मैं देखिए मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कोई भी बेस्ट रेसिपिएंट ना रहे, कि किसी को हम ज़रूरत ना पड़े कि हम उसको 2000 या 2500 रुपये या 3000 रुपये जो है वो माहाना उनको हम स्टाइपेंड दें। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर 37% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो 38-40 हज़ार रुपये है। और आप जानते हैं खलीक साहब कि इस महंगाई के दौर में ये पूरा करना बड़ा मुश्किल है। और ये वज़ीर आज़म, मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, ये खुद ही कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, लेकिन ही रियली हैज़ अ सोशल जस्टिस सेंस इन हिज हार्ट, मच मोर सो देन आई डू। सारा दिन ये बात करते रहते हैं, मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मिफ्ता ये कर लो, देखो गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, ये अक्सर बोलते रहते हैं। और इनके दिल में रियली गरीब का दिल धड़कता है। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, मैं बहुत मुस्लिम लीगर्स को जानता हूँ कि शहबाज शरीफ सचमुच ये सोचता रहता है, हर मेजर पे ये सोचता रहता है कि गरीब के लिए क्या होगा। और ये जो पेट्रोल डीजल स्कीम थी, मैं आपको कह रहा था कि मैंने रेजिस्ट किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मैंने रेजिस्ट किया। मैं कहा सर एक वन टाइम कर लें या क्वार्टरली कर लें, और मैं शुरू हुआ था कि 600 रुपये महीने से कर लें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और मैंने कोई हिसाब लगाया था कि 25 रुपये पर लीटर अगर एक आदमी को लग रहा है और 25 लीटर ले रहा है तो 625 रुपये बनता है, तो मैंने कहा 600 रुपये राउंड करके कर लेते हैं। वो वहाँ 3000 पे शुरू हुए, फिर हमने 2000 पे वो किया। तो शहबाज शरीफ रियली वांट्स टू हेल्प द पुअर एंड ही अंडरस्टैंड्स, आई थिंक बिकॉज ही इज़ बीन इन पॉलिटिक्स फॉर ऑल दीज मैनी ईयर्स। तो इनका इतना लोगों से इंटरेक्शन होता है कि इनको पता है कि किस तरह वो होता है। जब मैं उस दिन बिजली की बात कर रहा था, मैं आपको एक सीरियसली किस्सा सुना। बिजली की बात कर रहा था हम लाहौर से निकले, मैं और शहबाज शरीफ साहब उनकी गाड़ी में, तो ट्रैफिक रोकी हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए कि ट्रैफिक रुकी हुई है। उन्होंने तो कोई बात हुई थी कि 30 सेकंड से ज़्यादा किसी को नहीं रोकोगे, तो वो इनके जो सेक्रेटरी था वो कह रहा था 30 सेकंड ही रुकी हुई है। लेकिन गाड़ियों की लाइन देख के हमको लग रहा था कि 30 सेकंड से ज़्यादा रुकी हुई है। वो फिर भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं यार ये ना करो। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि मिफ्ता देखो गर्मी कितनी है, आप लोड शेडिंग ख़त्म करें, ज़ीरो पर ले आएँ। मैं शहबाज शरीफ को मैं उस वक्त मैंने कहा जी सर, लेकिन फिर मैं उनके पास गया हूँ। मैं कहा मैं सर ये जो PTI के हमारे भाई हैं जिन्होंने नहीं ख़रीदा LNG वक्त पे, जिन्होंने दूसरी चीज़ें नहीं खरीदी और अब मुझे स्पॉट पे मजबूर कर रहे हैं ख़रीदने पे, वो इतने महंगे हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ज़ीरो लोड शेडिंग। और जून के अंदर, वैसे मैं आपको बता दूँ ये बात भी क्लियर हो जाए कि जून के अंदर तो आपके पास, अगर आपके पास हर किस्म का ईंधन होता फिर भी लोड शेडिंग होती, क्योंकि आपके पास नामुकम्मल था जो कैपेसिटी थी। ये लोगों को एक गलत उस पर गलत बयानिए पे खान साहब करते रहे हैं कि पाकिस्तान में ओवर कैपेसिटी है। जून के महीने में 28,000 मेगावाट की डिमांड थी और हम उस दिन बेस लोड 13,000 का था, हम 19,000 बना रहे थे और अगर हर चीज़ चला लेते 21,000 बनाते। आज हम वो पावर प्लांट चला रहे हैं जाम शहरों के अंदर जिससे 59 रुपये कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, फर्नेस ऑयल की चलाने से 59 रुपये कॉस्ट आ रही है। उसके बावजूद भी ये लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि नामुकम्मल है।
अगर वो त्रिमू का प्लांट जो कि 2 साल पहले आ चुका था पाकिस्तान में, उसको मुकम्मल ना करने की कोई सेंस नहीं है। आपने पैसे तो दे ही दिए हैं। 2 साल पहले अगर वो मुकम्मल हो जाता तो आज उधर वो 1 साल से उसको गैस नहीं दी है। और हवेली बहादुर के पास जो लगा हुआ है वो अगर चल रहा होता, सीमेंस का 61.6% एफिशिएंसी में दुनिया का एफिशिएंट तरीन प्लांट है, वो आपने नहीं चलाया। करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना था, वो नहीं हुआ। थर के अंदर एक आध का कोल प्लांट था जो पाकिस्तानी कोल से चल रहा है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज इंजीनियर, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं खान साहब, थोड़ा सा अगर हम लोगों को जेल में बंद करने के अलावा भी कोई काम कर लेते तो ये काम नहीं होता। सर अगर ये चीज़ हम कर लेते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंज कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर हम ज़रूरी पैदावार बढ़ाते हैं, अगर हम पहली मरतबा पाकिस्तान में सीरियस लेकर, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कल जो क्या नाम है यार हमारा इसका जो नाम अजमल साहब, अजमल का पूरा नाम क्या, राव अजमल को, मेरे बड़े भाई और राव अजमल की पुरानी दोस्ती है 15-20 साल की कितनी। तो राव अजमल को मैं भी काफ़ी अरसे से जानता हूँ। राव अजमल बड़े मुझसे नाराज़ थे, लेकिन कल मैं जब बजट दे कर निकला हूँ तो राव अजमल ने मुझे एक लंबा हक किया है, गले मुझे लगाया और बहुत मुझे बोला कि यार इससे अच्छा बजट ज़राअत के लिए नहीं आया है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की ड्यूटी शहबाज शरीफ ने आखिरी 2 दिन के अंदर कम करवाई, मुझसे 0 करवाई। सीट्स का तो मुझे तारिक बशीर चीमा ने, इसको मैंने वादा किया था बहुत दिनों से कि मैं कर दूंगा। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो, मैं और शहबाज शरीफ साहब एक दिन 1-1.5 घंटे तक हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। और कुछ तो मेरे ऊपर कंपल्शन था कि इतना महंगा हो गया पाम ऑयल के, चलो मतलब आखिर में जाके ही हमको ईमान आया, लेकिन चलो कुफ्र टूटा खुदा करके बाहर इतना महंगा हो गया वेजिटेबल्स और अपने वेजिटेबल ऑयल के, हमको यहाँ पे अपने सुधार करना पड़ा। लेकिन मैं सचमुच ये बता रहा हूँ, ये 2-3 सालों के अंदर मेरी थिंकिंग इवॉल्व हुई है, मैं सच बता रहा हूँ आपको।